सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली से पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी गई, जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई कि जो शख्स ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाने में मुलव्वस पाया गया तो उसे 3 साल कैद या 20 लाख तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेगी। इस हुकूमती बिल पर न सिर्फ सहाफ़ती तंजीमें और सियासी जमातों के अरकान बल्कि डिजिटल राइट्स पर काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदगान भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। नेशनल असम्बली में ये बिल पेश हुआ तो अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया, जबकि प्रेस गैलरी में मौजूद सहाफ़ियों ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। इस हंगामा आराई के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सहाफ़ियों के पास गए और ये दावा किया कि ये बिल प्रोफेशनल सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं बल्कि फ़ेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ है। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हुए इसके खिलाफ कोर्ट से रुजू करने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। PFUJ समेत दीगर सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने एलामिये में कहा है कि इस बिल का महवर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि इसका हदफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी है और इसका मकसद इख्तलाफ राय को जुर्म बना देना है। ये भी कहा गया है कि अब भी हुकूमत अगर स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहती है तो सेनेट में इस मुतनाज़ बिल की मंजूरी को मुअख्खर किया जाए, वरना दीगर एहतजाजी लाएअमल पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा और मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। इस हवाले से हमने देखा आज हंगामा खेज़ इजलास भी हुआ, जिसमें इस पर हमने देखा काफ़ी डिस्कशन भी हुई, ज़ेर बहस आई। अभी मामला जाएंगे किस जानिब, जब हम ये देख रहे हैं कि बहुत से मुल्की मामलात हैं जिसमें हुकूमत उलझी हुई है, उसमें चाहे ऑपोजिशन के साथ कुछ मामला टेबल पर बैठ के सेट करने वाले हों, एक जानिब इकोनॉमी का चैलेंज अपनी जगह पर मौजूद है, उसको भी दुरुस्त करने के लिए कोशिशें जारी हैं। तो फिर ऐसे एक्ट्स या ऐसे कंट्रोवर्शियल किस्म के जो मामलात हैं वो अगर सामने आ जाए तो ये एक नया कट्टा खुलने के मुतरादिफ नहीं है क्या? और साथ ही साथ अब जो इस पर हम देख रहे हैं कि तमाम सहाफ़ती तंजीमें हो, JUIFA हो, अपोजिशन जमातें हों, वो भी खड़ी हो गई हैं। तो करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके मकासद क्या हैं, इस पर बात करते हैं, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं तारुफ़ करवा देती हूँ, सीनियर सहाफ़ी एहतशामुल हक साहब, सीनियर सहाफ़ी शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, दोनों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। जुल्फ़िकार साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ये, क्या ज़रूरत पेश आई थी और साथ ही साथ ये अब अदालत में अगर जाता है तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रिजर्वेशंस हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के, वो किस हद तक उनको एड्रेस किया जाएगा? थैंक यू वेरी मच आमना। देखें, इसका एक चीज़ तो हम सब रियलाइज़ करते हैं कि सोशल मीडिया पे जिस तरह इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए जिस तरह चीज़ें चलाई जाती हैं वो हमारे सामने हैं। बिल्कुल इससे हम ये एक मुश्किल है। सोशल मीडिया पर किसी के ख़िलाफ़ भी कुछ कर दें, आप कुछ भी कर दें, कोई उसके पकड़ धकड़ नहीं है, कुछ नहीं है, वो जवाबदेही ही नहीं है। बात में टीवी चैनल्स पर बाकायदा कोई एडिटर बैठे हुए हैं, गो के वहाँ भी एडिटर का जो ऑफिस है या उसका रोल है वो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जिम्मेदार है। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं। एक दूसरा ये है कि फेक न्यूज़ अगर गवर्नमेंट कहती है फेक न्यूज़, कौन उसके हक में है? फेक न्यूज़ से तो सोसाइटी ही वो है, एक आप कह लें कि ख़िलाफ़ है उसके। मैं 3 साल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जब प्रेसिडेंट रहा, उस वक्त हुकूमत PTI की थी। उस वक्त फवाद चौधरी साहब भी एक वो PDMA PM पाकिस्तान मीडिया एक वो डेवलपमेंट अथॉरिटी लाना चाह रहे थे, उसमें भी वो फेक न्यूज़ का सहारा ले रहे थे। हम कह रहे थे बिल्कुल फेक न्यूज़ में हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं, फेक न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सख्त से सजाएं उन लोगों को होनी चाहिए जो स्टेट के खिलाफ, स्टेट के अदारों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करते हैं। लेकिन खदशा हमें यह है कि इसी को बुनियाद बनाकर आपके मुखालिफिन जो क्रिटिसाइज भी आपको करना चाहते हैं आप उसको करें। आज भी तमाम तंजीमें, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो मेरी तंजीम है, उन्होंने, PBA ने, आपके इन्होंने आपके CPNE, APNS, PBA और डायरेक्टर न्यूज़ और इनके एडिटर्स की जो एक तंजीम है, उन्होंने भी इसका जो है इसको कंडेम भी किया है और खदशा जाहिर किया है कि ये आप इस्तेमाल करेंगे किसी वक्त भी। अच्छा, दूसरी बात ये है, सही और गलत इस्तेमाल की बेसिकली जी मैं भी आ रहा हूँ उस तरफ।
अगर देखिए आमना, आपने कोई ऐसा काम करना है जिससे जो स्टेक होल्डर है उसको अगर ऑन बोर्ड आप ले लें, उनको आप ले लेते, हमें शेयर कर देते, जो मीडिया है उनको शेयर कर देते, मीडिया तंजीमों को शेयर कर देते, बता देते, हम उसको देख लेते, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। शायद हम ये कहते हैं कि हुकूमत की नीयत ख़राब ना हो, वो चाहते हैं कि फेक न्यूज़ का जो है इसका तदारुक किया जाए। सोशल मीडिया पर बैठ के किसी के खिलाफ आप ये करें, वो बिल्कुल गलत है, उसको रोकने के लिए वो करें, लेकिन शायद तरीकाकार जो है उसको उनको चेंज करना पड़ेगा, उनको साफ़ी तंजीमों को लेना पड़ेगा, शेयर कर देते, कोई चीज़ें हम दे देते। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें आप बना रहे हैं, जिसमें आप उसको अथॉरिटी में बना रहे हैं, उस अथॉरिटी में आपने मेंबर लेना है, आप ले लेना इनको, उनको मीडिया तंजीमों के, ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों को ले लें। उसमें वो कम से कम ये इंश्योर हो जाएगा, सोसाइटी को एक मैसेज चला जाएगा कि जो काम आप करने जा रहे हैं, या उनको जो खदशा है कि अपने मुखालिफिन से मुराद आपके जो आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहता है, आप उसकी जबान बंदी करना चाहते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपकी नीयत ना हो जबान बंदी की, लेकिन इंश्योर तो आप कर सकते हैं, और साथी तंजीमें इस हकूक को, इस राइट को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, वही बात आ जाती है एहतशाम साहब, आपके एक्शन से हम गेज कर सकते हैं कि भाई क्या नीयत हो सकती है, अब वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगेन बात आ जाती है, ठीक है सोशल मीडिया जो हम देख रहे हैं कि शुतर बेमहार हुआ हुआ है, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको टैकल करने के लिए आप समझते हैं कि पी का जैसे सख्त किस्म के जो हम बिल्स अब लेकर आ रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट्स, उसका ड्राफ्ट जैसे जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं वो शेयर कर लेते, एतमाद में ले लेते, तो मामला बहुत बेहतर होते। अब इसको किस तरह से इंश्योर करेगी गवर्नमेंट कि इसका सही इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे डिफेंड कर पाएगी अगर ये मामला कोर्ट में जाता है? आमना देखिए, इस हवाले से अच्छी बात तो, अच्छी डेवलपमेंट तो आज की तो ये है कि जिस तरीके से आपने देखा कौमी असम्बली से कल ये बिल पास हो गया था, पीका एक्ट वाला 2025 का, लेकिन आज वहाँ पे ये डेफर हो गया सेनेट में। आज लग रहा था कि वहाँ से भी पास हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी खासा शोर हुआ। शोर से मुराद है कि अपोजिशन हुई, वो फैसला हुआ कि जिसको डेफर कर दिया जाए और ये कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया, जो सेनेट की कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की है उसके पास ये चला गया। जाहिर सी बात है, इस पर मज़ीद बैटिंग होगी, इस पर गौर व खोज होगा, डेफिनेटली जो अपोजिशन भी इसकी मुखालफत कर रही है उनका इनपुट भी आ जाएगा, तो यही लग रहा है कि इससे बेहतरी की उम्मीद होगी। वहाँ कौमी असम्बली में तो कायमा कमेटी के पास नहीं गया था, डायरेक्ट ये पास हो गया था। अब दो सवाल बड़े अहम हैं आमना, देखिए ये पहले जिस तरीके से एक तंजीम बन रही थी, अब उसकी जगह जो हुकूमत ने सजेस्ट किया है वो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फ़ैसला किया। अच्छा, अब सवाल लोग यही कर रहे हैं कि जी ठीक है, अगर अथॉरिटी बन रही है, इसमें आप मीडिया तंजीमों के कितने लोग बैठे होंगे, APNS के, CPNE के, और अब कुछ लोगों का ख्याल है जी इसमें तो सिविल सोसाइटी के भी लोग होने चाहिए, कितने लोगों को इसमें बिठाया जाएगा, उनकी इनपुट ली जाएगी। मेरा ख्याल है आज जो डेफर हुआ है ना मामला सेनेट में आमना, इससे लगता है कि हुकूमत एक होलिस्टिक अप्रोच लेगी, इंक्लूसिव अप्रोच लेगी कि ठीक है सबका नुक्ता नज़र आ जाए और सब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से दूर हो जाए। लेकिन आमना बुनियादी बात ये बात हमें माननी पड़ेगी, हर हुकूमत आती है जब तो ये कहती है कि जी उनकी अपोजिशन ना हो, इसलिए मुख्तलिफ लाज आते हैं, लेकिन एक बात अपनी जगह मौजूद है। ये 2018 के बाद आप देख लें मीडिया जिस तरीके से बिल्कुल शुतरे बेमहार हुआ है, लेकिन अनचेक्ड इसको कहते हैं आज़ादी मांगी जा रही है, दी जा रही है, दे दी गई है। अभी आप देख लें, ये तो हम कह रहे हैं कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अताउल्लाह साहब, वो तो यही कह रहे हैं कि जी ये अपना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, टेलीविज़न का, उससे सिरे से ये इफेक्ट नहीं करेगा। किस हद तक करेगा, नहीं करेगा, आने वाले दिनों में बात होगी। लेकिन हमने एक बात तय है कि मैं जब बैठ के बात कर रहे हैं अखबारात में, कोई चेक तो है ना, कोई एडिटोरियल इनपुट है, कोई कंट्रोल है। अब देखें जो बंदा भी ब्लॉगर हैं बैठ के जो बात कर रहे होते हैं, फिर वो जिस तरीके से ट्रैवल करती है फेक न्यूज़, शहजाद साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा है, उसके बाद जनाब स्लांट है, झूठ है, और लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। मेरा ख्याल है अब ये काम आ गया तो इट मस्ट कम टू एन एंड। कोई भी नहीं चाहेगा कि जनाब मीडिया को कंट्रोल किया जाए, प्रेस को कंट्रोल किया जाए। हाँ, आप मुझे बताएं कि दुनिया जहाँ में इस बारे में लॉज हैं कि नहीं है, हाँ या ना में जवाब दें। अमेरिका और जनाब उसके बाद बरतानिया, उसके बाद इंडिया, कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अनचेक्ड जो है ना वो आपको आज़ादी सहाफ़त दो। हर जगह सवाल पूछा जाता है। अभी आप देख लें, अभी प्रिंस विलियम ने जनाब वो एक बड़ा अखबार
उसके खिलाफ उन्होंने मुकदमा जीता है, झूठी खबरें उनके खिलाफ लगाई जाती थी। मर्डॉक जो ग्रुप है उनका बहुत बड़ा। हमारे यहाँ तो यह है कि यू कैन से एनीथिंग एंड यू कैन गेट अवे विद इट। मेरा ख्याल है जब तक आप सजा और जजा नहीं कायम करेंगे चीजें बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? साहब मैं ऐड करना चाहता हूँ, आउटगोइंग प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि अगर जमहूरियत को खतरा है तो सोशल मीडिया से खतरा है। मतलब उधर भी इस वक्त ये महसूस किया जा रहा है कि ये, लेकिन चीजें होनी चाहिए, लेकिन खदशा जो है अपनी जो आपके मुखालिफिन है, जो आपको अपोज करते हैं, उनकी जबानबंदी नहीं होनी चाहिए। उनको ये इंश्योर अगर कर दिया जाए शायद फिर किसी को इतराज ना। और अगेन हम ऑब्वियसली अगर हम बिल्कुल ही सोशल मीडिया का दूसरा अब ना एक और चीज मैं बताऊं, देखिए जब तक ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोग्राम बंद नहीं होंगे, जो खास तौर पे हम देख रहे हैं कि ये वन मैन शो हो गया है, दो लोग सहाफत से जिनका दूर तक वास्ता नहीं है वो बैठते हैं और जो मुंह में आता है कह के चले जाते हैं और 20 लोगों के पास वो चली जाती बात। उसका मुल्क को कितना नुकसान होता है, लोगों की ज़ात को कितना नुकसान होता है। ख़वातीन के बारे में ऐसी फजूल बातें आपने ज़िंदगी में नहीं सोची होंगी जो हमारे ज़माने में हो रही हैं। अभी आप देख लें, पिछले दिनों यूएई के प्रेसिडेंट आए थे, मरियम नवाज उनको मिलने गई हैं, क्या क्या उनके बारे में आपने देखा, तस्वीर बना के किया गया। तो मेरा ख्याल है इसके लिए सजा होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, कार्रवाइयाँ बड़ी जरूरी है, अगर नहीं होगी तो ये नहीं रुकेगा काम। एब्सोल्युटली जो सोशल मीडिया का हम देख रहे हैं कि बड़ा अलार्मिंग एक यूज किया जा रहा है, खतरनाक किस्म का जो यूज किया जा रहा है उसको भी रोकना जरूरी है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ शहजादा जुल्फिकार साहब इस मामले में मौजूद। अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ये कह रहे हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शमूलियत का ख्वाह है और अब भी ब्रिक्स की रुकनीत हासिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। ब्रिक्स एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जिस पर हम देख रहे हैं कि भारतीय मुखालफत के बावजूद हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारे मेंबरान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि पाकिस्तान अहम रुकन बन सकता है। ये पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस से जो बयान आया वो आपके सामने रख रहे हैं। साल 2008 में कायम ब्रिक्स में इब्तदाई तौर पर 5 अरकान चीन, रशिया, भारत, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका शामिल हुए। फिर मज़ीद ममालिक का इजाफा करते हुए गुज़श्ता साल हमने देखा कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात को शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान ने जनाब 23 नवंबर 2023 में ब्रिक्स की रुकनीत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दी थी, जबकि सितंबर 2024 में रूसी नायब वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया था कि ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत की मॉस्को हिमायत करेगा। अब देखना ये भी है कि पाकिस्तान भारतीय मुखालिफत के बावजूद ब्रिक्स ममालिक की रुकनीत हासिल करने में कामयाब हो पाता है या नहीं, और पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या करना होगा, कैसे डिप्लोमेसी करनी होगी। एहतशाम साहब कैसे देख रहे हैं आप, ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए ये रुकनीत हासिल करना, और इस सिलसिले में हम रुकावटें भी देख रहे हैं हमसाया मुल्क की जानिब से, जो कि हर मामले में हम देखते हैं कि उनकी टांग अड़ाने की कोशिश भी की जाती है। आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान का होमवर्क कितना है इस सिलसिले में? देखिए, हम ना इस हवाले से तो फ़ॉरेन ऑफिस ने और हमारी हुकूमत ने और हमारी जिसको कहना चाहिए मुख्तज़रा, उनका भी ये बड़ा भरपूर रोल है। कई हवालों से आपने देख लें कि आर्मी चीफ पर्सनली जिस तरह इंटरेस्ट लेके चीज़ों को आगे लेके जाते हैं, उसका भी बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। देखिए, चाइना के हद तक तो मुझे पता है कि उन्होंने पिछली जब मीटिंग में हुई अभी कुछ अर्सा पहले, तो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह कहा गया, चाइना भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन एक किस्म का वीटो वाली सिचुएशन इख्तियार कर ली थी भारत की तरफ से। भारत बहुत एडमेंट है, वो हर जगह वो चाहता है कि जी पाकिस्तान को किसी बड़े फोरम का मेंबर ना बनने दिया जाए। लेकिन हम ना खाली ये बात नहीं है, देखें एक अनसेट जो है ना वो भी हमें बताया जाता है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि वो पहले ही चाइना के ख़िलाफ़ हैं, तो इंडिया की आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी नहीं चाहते। जैसे CPEC हो, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट हो, उससे निकले, वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है ना इसका मेंबर बने। अब सवाल तो ये है कि इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। चाइनीज़ जिस तरह यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा पैसा जर्मनी लगा रहा है, चाइना इस पे पैसा लगा रहा है। कहा जा रहा है $100 बिलियन तक उन्होंने इस काम के लिए मुख्तस किए हैं, और बाकी मुल्कों को भी वो कह रहे हैं कि जी आएँ इसमें। अब ज़ाहिर है चाइना तो अपना इन्फ्लुएंस इक़्तिसादी तौर के अलावा सियासी तौर पर भी बढ़ा रहा है। अमेरिकन कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका इन्फ्लुएंस बढ़े, लिहाजा लेकिन क्योंकि इसमें 3 बड़े प्लेयर हैं, ये भी तो मामला ना, पाकिस्तान चाइना और रशिया को जिस तरह से उनसे डिप्लोमेसी करके उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई इस मामले में उनको हेल्प आउट किया जाए। जी एहतशाम साहब। देखिए, हम ना इस हवाले से रशिया का भी जो है ना वो नरम गोशा पाकिस्तान के लिए है।
वो भी चाहते हैं कि ना ओवर द ईयर्स हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, जब तक कि हिंदुस्तान के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब हम देख रहे हैं कि जब उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान आउट ऑफ द वे जाके उनको सपोर्ट कर रहा है दुनिया की हर जगह पे अमेरिका को, तो वो भी डिस्टेंस कर रहे हैं। वो भी एक चाहते हैं कि रीजन में बैलेंस हो, बैलेंस के लिए वो भी पाकिस्तान का एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल चाहते हैं ये दुनिया में अब सफारती मास पे। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें बड़ी हद तक तो ये है कि साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, वो भी चाहता है, लेकिन इंडिया का एक बहुत ज़्यादा है, तो वो मनूवरिंग करते हैं, अपने बंदों को पहले मीटिंग से पहले वहाँ भेज देते हैं और वो कहते हैं जी किसी सूरत में पाकिस्तान को आने नहीं आ जाए। लेकिन सवाल यह कि कब तक आप रोके रखेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा हो। हाँ, अगर हम उसमें शामिल हो जाते हैं तो हमें इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन आमना ये बात मुझे बड़ा वाज़ेह तौर पे कहनी होगी कि हमें जिस ब्लॉक में हम हैं ना, हम जिस तरह वर्ल्ड बैंक, IMF और दुनिया जान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइड बाई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क उस तरफ जाएँ। वो जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं छोटे मुल्कों को रोकेंगे, चाहे CPEC है, जब कुछ भी है, लेकिन हमारा फ़ायदा यही कि इसको आगे लेके चलें। लोगों ने कहा है बांग्लादेश जिस तरीके से ख़िलाफ़ हो गया हिंदुस्तान के, और वो सार्क को रिवाइव कर रहे हैं, हिंदुस्तान को इस पर भी तकलीफ़ हो रही है कि पिछले 40-45 मन से बना हुआ है, लेकिन आप देख लें नॉन स्टार्टर है, इस पर कोई बात नहीं हो रही। तो अगर ये आसियान की तरह सार्क भी बन जाता है, उसके साथ साथ हम जनाब इस ब्रिक्स का भी मेंबर बन जाते हैं, तो मेरा ख्याल है हमारी तो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है जब तक कि हमारे सफारती महाज पे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, हिंदुस्तान हमारी हर जगह मुखालफत करेगा। वो तो अपनी जगह है, पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। पाकिस्तान कहता है जो कुछ कर लें, कश्मीर हो, रीजन में जो कुछ हो रहा है, जो सही बात है वो हम बात करेंगे, जो गलत है उसकी मुखालफत करेंगे, लिहाजा हिंदुस्तान की अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। तो शाम सब साथ ही रहेंगे अगले सेगमेंट के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरीज पर बात करेंगे। वेलकम बैक। जनवरी में महंगाई की शरह नाज़रीन 3% रहने का इम्कान है और माली साल 2025 के पहले 7 माह में औसत महंगाई की शरह 5.6% तक पहुंच जाएगी। ये रिपोर्ट बताती है, जिसके मुताबिक अफराते ज़र में मुसलसल कमी का रुझान बरकरार रहने की तवक्को है और जनवरी 2025 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 2.8% तक गिरने का इम्कान है। इसी तरह माली साल 2025 के पहले 7 माह में औसत अफराते ज़र की शरह 6.7% तक पहुँच जाएगी, जो माली साल 2024 के 7 माह की औसत से 28.7% कम है। मार्केट माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान में CPI पर मबनी अफराते ज़र में कमी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और अंदाज़ों के मुताबिक जनवरी में महंगाई 3% से भी कम हो सकती है। अब हम ये देख रहे हैं कि रवां साल महंगाई की शरह में मज़ीद जो कमी की बात की जा रही है, ये किस हद तक बरकरार रहेगी और इस सिलसिले में इम्पैक्ट क्यों हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, आम आवाम से, तो उनकी जानिब से यही गिले शिकवे सामने आते हैं कि महंगाई में जो कमी के हवाले से बातें हो रही हैं उसका हमें असर दिखाई नहीं दे रहा, ये सिर्फ हुकूमती दावे हैं। क्या ऐसा ही है? फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बता रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। हमें एहतशामुल हक साहब के साथ साथ ज्वाइन किए डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, माहिर मईशत हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। आपकी जानिब आ रहे हैं, सबसे पहले कैसे देख रहे हैं महंगाई की जो शरह के हवाले से कहा जा रहा है कि कम हुई है, लेकिन इम्पैक्ट क्यों नहीं नज़र आ रहा हमें? देखिए, एक तो ये जब हम कहते हैं कि महंगाई की शरह कम हुई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में एक खातिर खा कमी आ गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि चीज़ें जिस शरह से बढ़ रही थी, जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, यानी कि 2023 मालियाती साल जब पाकिस्तान ने ख़त्म किया तो 29% चीज़ें पिछले साल से कंपेयर करें तो बढ़ी थी। जब 2024 ख़त्म किया तो उसके ऊपर 23-24% कीमतें बढ़ी। और ये वाला साल जो मालियाती साल है, इस वक्त के जो पहले 6 माह हैं उनमें कीमतें 7.1% बढ़ी हैं, CPI जिसका आप जिक्र कर रही थी। और अगर पूरे साल पे निगाह डालें तो उम्मीद की जा रही है कि ये सिंगल डिजिट्स में अंडर 10% बढ़ेगी। सो चीज़ें महंगी उस तरह नहीं हो रही जिस तरह पहले सालों में हो रही थी, और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि मॉनेटरी टाइटनिंग, यानी कि शरह सूद को ज़्यादा रखकर हमने डिमांड को मुल्क में कम किया, चाहे वो गाड़ियों की हो, चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे वो बाकी जो अशिया हैं उनकी हो।
इस तरह से आपको ये अमल दिखाई दिया कि डिमांड कम होती है तो जो कीमतों का बढ़ना है वो आपको कंट्रोल हो जाता है। नंबर 2, जो बिजली और गैस के प्राइस पास थ्रूज थे वो पिछले 2 साल में हो गए थे, मतलब 8 गुना गैस महंगी हुई है। तीसरी ये है कि रुपया स्टेबल हुआ तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम हुई। ये जो ट्रेंड है ये रहेगा। एक हाई बेस से आ रहे हैं, यानी कि इतनी बढ़ी हुई महंगाई की शरह से आ रहे हैं, तो लोग तो ये कह रहे हैं कि चीज़ें तो बहुत महंगी हैं। ये दुरुस्त है। देखिए द बेस इफेक्ट इज वेरी वेरी हाई फॉर पीपल। जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग बन गई है, जो स्टेप अप हो गई है, वो तो कम नहीं हो रही, पर उससे ऊपर उस तरह से नहीं बढ़ रही। अब करना यह है कि इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो यह है कि कंसिस्टेंटली अगले 2-3 साल महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट्स में रहे, नंबर 1। इसके लिए पैदावारी सलाहियत ठीक करनी है, रुपए की कदर को मुस्तहकम रखना है, पाकिस्तान की जो बॉर्डर ट्रेड्स हैं उनको संभालना है ताकि स्मगलिंग ना हो, मतलब ये सब काम करने हैं। पैदावारी सलाहियत का मतलब एग्रीकल्चर की यील्ड्स बेहतर होनी चाहिए, डिमांड सप्लाई का तवाज़ुन रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी रखनी है कि ओवर एक्सपेंशनरी भी ना हो बट रिस्ट्रिक्ट भी ना करे इकोनॉमी को। अब ये सारे काम, और सबसे बढ़ के जी पाकिस्तान का मालियाती खसारा संभालना है। ये खसारे का मतलब ये है कि हुकूमत अगर 6-7% के तवातर से खसारे करती रहेगी तो हुकूमत बोरो करती है, जब वो बोरो करती है तो नोट छापे जाते हैं, जब नोट छापे जाते हैं तो महंगाई होती है। अब ये सारे काम आपने करने हैं अगले चंद सालों में। और साथ साथ आखिरी बात, दूसरी तरफ यह है कि लोगों की इनकम्स बढ़ाने के ज़राए पैदा करने के लिए हुकूमती पॉलिसी, प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस और स्टेट रेगुलेशंस, इनको ठीक करना है। ये वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आमना बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा है इन्फ्लेशन को संभालने का जो हमने सामने रखा है। अगर हम ये कर लेते आज से कई साल पहले, तो आज हम इस बाउट जो गुजरे हैं, 78% महंगाई हुई है पिछले 3 साल में, तो ये ना होती। बट चलें, आई थिंक द फ्यूचर इज देयर। अच्छा, एक और चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं एहतशाम साहब का इस पर पहले टेक ले लेती हूँ। फिर मैं पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, क्या इसको भी ब्रेक लगेगी, ये आगे बढ़ेंगी, क्या मामला देख रहे हैं? लेकिन मैं एहतशाम साहब का पहले पॉइंट ऐड कर लेती हूँ। एहतशाम साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो अगले 6-7 महीने कहा जा रहा है कि भाई ये जो महंगाई की शरह है ये कम रह सकती है, तो वो आप पूरी उम्मीद हैं कि जिस तरीके से जो अभी हमारे हुकूमती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं, अगर ऐसे ही ये बरकरार है तो वाकई इसकी जो शरह है इसमें कभी बेहतरी आएगी? हमने देखें डॉक्टर नजीब साहब ने बड़े रियलिस्टिक तरीके से बगैर लगी लिपटी आपको सिचुएशन बता दी है, थोड़े लफ्ज़ों में हर चीज़ बता दी आपको। देखें, मेरी नज़र में सबसे अहम चीज़ ये है कि जो सबको पता है कि बुनियादी तौर पे महंगाई की वजह डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। हमारे यहाँ क्योंकि चेक नहीं रखा जाता और आम तौर पे कहा जाता है, ख़ास तौर पे ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो आम आदमी को फौरी तौर पे इफ़ेक्ट करती हैं, उसकी वजह बन रही है ये आड़ती, ये मिडल मैन का इंस्टीट्यूशन। और ये हमारे वज़ीर ख़जाना एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि जी हम मानते हैं कि हमारी महंगाई जो हम दावा करते हैं कम होगी, उसका इफ़ेक्ट इसलिए नहीं आ रहा कि ये मिडल मैन का इंस्टीट्यूशन ख़त्म नहीं हो रहा। देखें, ये आमना ये तो हुकूमत लेवल पे ही होगा ना, आपने तो मैंने नहीं करना। दूसरी बात है कि महंगाई में कोई खाने पीने की चीज़ों के अलावा आप देखते हैं हाउस होल्ड की और चीज़ें भी हैं, फिर हाउस रेंट भी है, बेशुमार और चीज़ें आती हैं। वो अगर उनको देखा जाए तो उस तरह इफ़ेक्ट हमें नज़र नहीं आता कि लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। अभी देखें 2018 में 3.93% महंगाई थी, उसके बाद बीच में क्या हुआ, ये 38% तक, एक इत्तला के मुताबिक 40% तक महंगाई गई। अब आके अब कह रहे हैं कि जी सिंगल डिजिट 4% पे आ गई। लेकिन इसको ट्रांसलेट जब तक ये नहीं होगी इसमें कि आम आदमी को इसका फ़ायदा हो, जो बुनियादी बातें, एक तो डॉक्टर साहब ने बताया कि बजट का खसारा एक बुनियादी वजह है, फिर हमारा हाई पब्लिक डेट वो बड़ी वजह बन रही है, फिर हमारी ये जो हाई फूड और एनर्जी प्राइसेस हैं वो एक मसला बन रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हैं हमारे, वो बढ़ने चाहिए। तो एक पूरा का पूरा एक पैकेज है जो लेके चलता है कि इन्फ्लेशन को कैसे कम करना है। दूसरी बात है कि हम ना जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक ज़माना था, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक डिप्टी कमिश्नर का इंस्टीट्यूशन होता था, प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती थी, वो इंश्योर करती थी। अब आप देख लें कुछ भी नहीं होता, आपने रेट लगाए हुए हैं लेकिन आप चीज़ महंगी दे रहे हैं, और बंदा जब जाता है वो कहते हैं आप किसी को शिकायत कर दें, जो एहलकार सरकारी जाएगा वो 4 पैसे जेब में डालेगा, चुप करके आ जाएगा। पहले लोगों को डर और खौफ था
हाँ, डर और खौफ होता था, वो ख़त्म हो गया। अब जब तक ये कोई इसका कोई मैकेनिज्म इवॉल्व नहीं होता और इस हवाले से गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना लेती कि लोग जो महंगाई करने वाले हैं उन पे हाथ डाला जाए, नाजायज़ महंगाई जिसको कहते हैं ना आप, आर्टिफिशियल महंगाई करके जो जिस तरह कमाई की जा रही ना, उसको देखें ना, कुछ चीज़ें तो हैं, इसको भी मॉनिटर करना सर बड़ा ज़रूरी है, ये प्रोएक्टिवली देखना प्राइसेस जो है ना बढ़ती नहीं है जी, जिसकी वजह से आवाम जो है वो मुतासर होती है। खाकान साहब, डॉक्टर साहब, ये पेट्रोलियम मसनूआत जब हम देखते हैं दुनिया भर में बढ़ती हैं तो इसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन जब वो कम होती हैं तो वो कहा जाता है कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में कहा जाता है कि उस तरह से नहीं आता, एक ही तासुर भी पाया जाता है। फिर ये भी चीज़ कि जब पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में बढ़ती हैं तो फिर सारी चीज़ें आपकी महंगी हो जाती हैं। अब जो इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेंड्स, एक तो उस हवाले से बताइएगा क्या चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत आप यहाँ पे सस्टेन रहेगा ये फिगर या मज़ीद बढ़ने का खदशा है? देखिए, एक तो ये है कि दुनिया भर में अब महंगाई के बढ़ने की शरह में जैसे जैसे कमी आ रही है, तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी मॉनेटरी ईजिंग यानी कि अपना पॉलिसी रेट कम कर रहे हैं, और जो दुनिया की इकोनॉमीज़ हैं वो खुल रही हैं, जिससे मतलब है कि सरमायाकारी बढ़ रही है। अब इससे ये होता है कि हमने देखा कि जो ब्रेंट नीचे $70-72 पे था वो $81 पर बैरल पर चला गया। पाकिस्तान की इकॉनमी $70-72 पर बड़ी, जिसे कहेंगे, इफ़ेक्टिव हो जाती है, बड़ी वाइबल हो जाती है, इसलिए कि इस शरह पर इंपोर्ट बिल टूट जाता है आपका। जब $90 का तेल होता है तो $1 अरब एक्स्ट्रा हुकूमत दे रही होती है इन टर्म्स ऑफ द डॉलर जो फराहम किए जाते हैं इंपोर्ट्स के लिए, और जब 70-71 का आता है तो हर माह $1 अरब की सेविंग हो रही होती है। इस वक्त हुआ कि वो 81 पे चला गया। कीमतें पिछले फोर्टनाइट भी बढ़ी, मेरा ख्याल है इस फोर्टनाइट में भी बढ़ेंगी जब 30 ख़त्म होगा ये माह, इसलिए कि दुनिया खुल रही थी। बट एक अजीब चीज़ ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब टेक ओवर किया एज प्रेसिडेंट तो उन्होंने अपनी इब्तदाई स्पीच में ये कहा, वो उन्होंने एक जुमला यूज़ किया, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, ड्रिल बेबी ड्रिल, आपको याद होगा। तो व्हाट ही सेड इज द फॉलोइंग। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं कि ये जिस तरह आपने भी जिक्र किया हाई इंटरेस्ट रेट है, ये भी बड़ा वजह बनती है। अब 13% तक हमारे इंटरेस्ट रेट आ गए। अब आमतौर पे इंडस्ट्री में लोग हर जगह पे कह रहे हैं कि जी गुंजाइश है कि इसको 8% तक लाया जाए। वज़ीर आज़म भी मैं अगर सवाल पूछूं, आपका ख्याल है कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी 8% तक आ सकती है? आने के बाद क्या सूरत हाल होगी अगर आ जाती है 8% तक इंटरेस्ट रेट? एक तो मेरा ख्याल है एहतिशाम साहब, तो मतलब इस सवाल को मैं कैटेगोरिकली आंसर कर देता हूँ कि 8% तक आने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान में इस साल का इन्फ्लेशन का तखमीना 7 से 9 या 9-10% के इर्द गिर्द हो CPI का, तो अगर मैं CPI में 2 या 3% ऐड करता हूँ, इसको समझना चाहिए। आपको जो पॉलिसी रेट है उसको पॉजिटिव रखना है, इसका रियल रेट को पॉजिटिव रखना है। रियल रेट को इसलिए पॉजिटिव रखना है कि आप IMF के साथ मुआहदे में हैं और वो आपके रियल रेट को पॉजिटिव रखेंगे। इसका मतलब इज़ द फॉलोइंग कि लेट से एवरेज इन्फ्लेशन 9% की होती है, तो उसके ऊपर आपको 2 से 3% जो पॉलिसी रेट है उसको रियल रेट को पॉजिटिव रखने के लिए ऊपर रखना है। इसलिए 8% तो तब होगी अगर इन्फ्लेशन 3-4% पर आ जाए, ऐसा लग नहीं रहा। और इन्फ्लेशन अगर अगले 2-3 माह में नीचे आ भी गई तो जो एस्टिमेट्स कहते हैं वो ये हैं कि जब ये हाई बेस इफेक्ट टूटेगा और थोड़ी सी इकोनॉमी खुलेगी, इंपोर्ट्स शुरू होंगी, रुपए की कदर भी थोड़ी सी वीक हो सकती है, तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन दोबारा थोड़ी सी बढ़े। सो एक तो प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी इज द फॉलोइंग कि आप बह ना जाएं इस रविश में। पॉलिसी रेट को ऐसा रखें जिसको न्यूट्रल रेट कहते हैं, ना बहुत एक्सपेंशनरी हो ना बहुत जिसे कहें इकोनॉमी का गला दबा रही हो। दैट रेट हैज़ टू बी अबव द इन्फ्लेशन रेट। और जो आपकी दूसरी बात है, जो तेल है इंटरनेशनली, आखिरी बात इस पे तेल पे एक करूँगा, पाकिस्तानी तैयार हो जाएं कि हम डायरेक्ट टैक्स देंगे। 60 रुपये PDL है जो इस वक्त आमना साहिबा आप और एहतिशाम भाई जाएंगे पेट्रोल पंप पे, 60 रुपये वो उड़ाई जा सकती है अगर हम सब तैयार हो जाएं जो नहीं देते टैक्स। दूसरी बात, इंपोर्ट पर भी एक टैक्स है, इंपोर्ट स्टेज पर, ये तब उड़ाए जा सकते हैं जबकि आप पाकिस्तानी रिटेल, होलसेल, एग्रीकल्चर जो अंडर इनवॉइस करते हैं, जो पाकिस्तान में अपनी इस्तात के मुताबिक टैक्स नहीं देते, जिसको टैक्स कैप कहते हैं, ये है रियल रिफॉर्म।
जो पाकिस्तान जिसको को करना करने है। की जरूरत है। थैंक यू सो 70% मच डॉक्टर साहब, ये जो हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना हमने, ये भी एक बड़ी वजह बनने महंगाई की। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब शामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे इस मामले पर भी बात करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी विद अ न्यू गेस्ट। वेलकम बैक नाजरीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर ख्वारिज की दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला योब में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 6 ख्वारिजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक मारे गए ख्वारिज से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुए। तर्जुमान पाक फौज का ये कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान अबूरी हुकूमत से बारहा कहता रहा है कि अपनी जानिब बॉर्डर मैनेजमेंट मौसर बनाए, लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अब इस सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि जो दिन ब दिन दहशतगर्दी के उस जानिब से बढ़ते हुए वाक़यात हैं, जिसकी वजह से कई मासूम जानें भी अपनी जानें गंवा रही हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो सिक्योरिटी पर्सोनल हैं उनकी जानें भी जा रही हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए। किस तरह से, चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ कई बार कोशिश की जा चुकी है कि टेबल पर बैठ के बात की जाए, मुज़ाकरात से हल निकाला जाए, और उनके साथ एग्रेसिव होकर भी देख लिया गया, लेकिन इस मसले का हल कैसे निकलेगा, इस पर बात करने के लिए हमें सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने भी ज्वाइन किया है। उनके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। सिक्योरिटी तज्ज़िया हवाले से भी उनका लेंगे। आपकी जानिब आ रही हूँ शाह साहब, पहले तो आप इस चैलेंज को किस तरह से देख रहे हैं जो दरपेश है, और इस सिलसिले में हम देख रहे थे कि KP गवर्नमेंट ने भी कहा था कि जी वो इंगेज करते हैं अपने सतह पर कि जी उनके साथ बात की जाए, लेकिन हमने हुकूमती सतह पर भी देखा, यहाँ से सादिक खान साहब भी गए, बात भी हुई ताहिर खान साहब, सादिक खान साहब, लेकिन उसके बाद हमने देखा अभी तक सिचुएशन बेहतर ही नहीं आ रही इसमें। अभी कैसे बेहतर बनाया जाएगा इन मामलात को? आमना देखिए, ये मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस हैं, और इसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान ने काबुल हुकूमत को वाज़ेह तौर पे बताया है कि उन्हें दहशतगर्दों को, और ख़ासतौर पर वो दहशतगर्द तंजीमें जो 14-15 के करीब हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ख़तरात पैदा करें, जिसमें फितना अल खवारिज है, ISK है, BLA है, BNA है, और इनके खिलाफ इनको एक्शन लेना होगा, और बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया गया। लेकिन काबुल हुकूमत या तो वो एक्शन लेना नहीं चाहती, और वो अपने वही पश्तूनवली के कोड को फॉलो करती है, ट्राइबलिज्म की तरफ जा रही है, लेकिन वो पाकिस्तान शायद मेरे ख्याल में अब दूसरे मामलात को भी देख रहा है। और इसमें मैं एक अहम, जैसे बलूचिस्तान के बॉर्डर योब के ऊपर ये वाक़या हुआ, उसके साथ साथ एक जो ईरानियन, मैं आपको एक बड़ी खबर भी दूँ कि जो ईरानियन मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी का जो विज़िट था चीफ ऑफ स्टाफ का, और उनकी जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम खासतौर पर सिपहसालार आसिम मुनीर से बात हुई, उसमें एक बड़ा वाज़ेह शिफ्ट नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और ईरान ने जो है वो फैसला किया है कि उन दहशतगर्द तंजीमों को, जो कि उनकी सिक्योरिटी और पाकिस्तान दोनों की सिक्योरिटी, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर है, चाहे वो ईरान के बॉर्डर के ऊपर है या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है, उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस साइड पे वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। और एक बड़ी खबर मैं आपको ये भी दूं कि यहाँ पर जो ज़ैनबियून नामी दहशतगर्द तंजीम थी, उनके जो सरबराह थे मुज़म्मिल आगा, उनको आज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम के करीब पकड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये वो दहशतगर्द था जो कि पाकिस्तान के बंदोबस्ती और कबायली खासतौर कुरम के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस रहा है। एक और डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान और ईरान ने अफगानिस्तान के तनाजुर में एक जॉइंट चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि कुछ वो दहशतगर्द जो कि ईरान के बलूचिस्तान के एरिया में थे और जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहे थे, जिसमें BLA के सरकर्दा लीडर थे, वो पाकिस्तान के हवाले करने की भी इतलात है। पाकिस्तान ने भी एक ऐसा दहशतगर्द जो कि ईरान को मतलूब था, उनके हवाले किया। तो देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो वेस्टर्न बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं, ईरान, अफगानिस्तान के साथ मिलकर तमाम ऑप्शन पे काम करना होगा, जिसमें बातचीत जरूरी है, जिसमें इंगेजमेंट भी जरूरी है, और जिसमें उन ठिकानों को टारगेट करना भी इंतहाई जरूरी है जिनके खिलाफ अफगानिस्तान ये पूरी कोशिश की गई है। मसूद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर रही हूँ मैं। मसूद साहब, ये पूरी कोशिश की गई समझाने की कि बातचीत ही मसले का हल है। ईरान से तो जिस तरह से शाह साहब बता रहे हैं कि कॉपरेशन वहाँ से तो हो रही है, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से हम देख रहे हैं कि मामला वैसे नहीं चल रहे, खुशगवार नहीं है। और फिर अफगानिस्तान की भारत के साथ बढ़ती हुई इंगेजमेंट, ये भी कहीं ना कहीं तशवीशनाक है। माजी में भी भारत जो है अफगानिस्तान की सॉइल यूज़ करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा चुका है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इन मामलात को, कैसे बेहतर बनाया जाए अफगानिस्तान को लेकर ख़ास तौर पे?
मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये कार्रवाई की है, जिस तरह इंडियंस वहां पे है और जिस उनकी प्रेजेंस देखे, हमने अप्रिशिएट उनका टेक्निकल मिशन बता रहे थे, लेकिन इट वाज ए फुल फ्लेज वहां पे उनकी एम्बेसी फंक्शन कर रही है। फिर जेपी सिंह को हमने देखा कि फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहे अफगानिस्तान का। और इसके बाद अब जो दुबई में इनकी मुलाकात हुई है विक्रम मिस्री, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी है, और अमीर मुत्तकी की। और बेसिकली देखें कि प्रोबेबली एक वो हमें भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी वहाँ पे है, तो इंडिया के साथ ताल्लुकात एक जेस्चर के तौर पर हमें शो करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा वाजे किया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ा वोकल है इस चीज़ पे कि हम चाहते हैं कि आप जो टेररिस्ट हाइट और से इनको डिसमेंटल करें, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और देखें इन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की है, दे आर नॉट अनविलिंग है। और देखें एक उनके कैपेसिटी के भी इशू से हम मानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये है कि जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, आप देखें ना ज़ोब में जो वाकयात हुए हैं संबाजा के इलाके में, यहाँ तो फ्रिक्वेंट इन्फिल्ट्रेशन होती है वहाँ से। और वहाँ से पक्तिका है अफगानिस्तान का सूबा, जहाँ से फितना और खारिज के प्रेजेंस से वहाँ से अफगान तालिबान फैसिलिटेट करते हैं। यहीं से अगर आप देखें कि इसी महीने में 3 दफा यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स की गई हैं, तो इसमें एक अफगान भी मारा गया है। और जोब कैंट पे अटैक हुआ था जुलाई 2024 में, तो उसमें भी यहाँ से लोग आए थे। तो अफगान तालिबान देखें चीजें बड़ी क्लियर हैं। अभी तो ट्रम्प ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि वी हैव बीन गिवन, अफगान तालिबान होने का हमारे दुश्मनों को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बिलियंस डॉलर्स देते रहे हैं, हमारे हथियार वहां पे हैं, जब तक हमारे हथियार वापस नहीं करते हैं हमने उनको कोई पैसा नहीं देना। तो एक मैसेज तो उनकी तरफ से भी है। फिर रिसेंटली देखे कि यूनाइटेड नेशन जो एनालिटिक्स सपोर्ट जो टीम थी उसका टेनोर खत्म हुआ था, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसका टेनोर एक्सटेंड किया टू मॉनिटर अफगानिस्तान। और इसको सपोर्ट करने में चाइना भी शामिल है, रशिया भी शामिल है। तो वो भी एक किस्म का वाज़ेह मैसेज है कि लोगों का कंसर्न है। और फिर देखिए 4 जो ममालिक थे रिसेंट, जब पिछली दफा जनरल असेंबली के जो समिट हुई है, साइड लाइन्स पे पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान बैठे थे। और उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि थ्रेट जो है पाकिस्तान को फितना और खारिज से भी है, BLA से भी है, मजीद ब्रिगेड से, तो इनके नाम लिए गए हैं। सो देखें कि 2611 किलोमीटर का ये बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगान तालिबान कहीं लोगों पर फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, कहीं पे वो इन्फिल्ट्रेशन फितना और खारिज भी कर रहे हैं, लेकिन हाइड आउट्स अफगानिस्तान के इस्तेमाल हो रहे हैं, वेपन्स, इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक, फाइनेंस, सब कुछ अफगानिस्तान से मिल रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है। पीछे इंडिया भी इफेक्टिवली है क्योंकि इनकी प्रॉक्सीज हैं, और पीछे और भी ताकतें हैं। वो चाहते हैं बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, वहाँ पे CPEC है, चाइनीज है, गवादर की डेवलपमेंट है, सब बहुत सारे फैक्टर। ठीक, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने किया था इस सेगमेंट के लिए, दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। और हमारी आखिर में जाते जाते आपको हमारी जो अगली स्टोरी है वो आपके सामने रखते हैं। अमरीकी रियासत में नाजरीन 7 जनवरी को लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। आग ने तकरीबन 40,000 एकड़ रकबे को खाक कर दिया था और अब तक तकरीबन 27 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इत्तलात के मुताबिक फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के शिमाल में कॉस्टाइक लेक के करीब जंगलात में एक और नई आग लग गई है, जिसके नतीजे में इलाके में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग के शोले तेज़ी से फैल रहे हैं और पहाड़ों तक पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म दिया गया है। आग की शिद्दत में इजाफे की बड़ी वजह तेज़ हवाएं भी हैं, जिसके सबब सिर्फ 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया है। लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट का अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे भी आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। अब ये सिचुएशन टैकल की जाएगी, ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।